तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को एक बार खम्बा गणी। ठीक है। सभी विद्यार्थी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है। तो 200 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे और बीच में आपकी एक मैराथन हो गई थी, उसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के समथिंग क्लियर किए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगे के बायोलॉजी के क्वेश्चंस। और अब आपका लेवल स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। तो आप खुद बताइएगा कि लेवल कैसा है, और इससे भी यदि आप बढ़वाना चाहते हैं लेवल, तो मैं तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो बढ़ा दूँगा, लेकिन आपकी जो जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम वहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपको पता है मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ और बाद में बोलता नहीं हूँ, तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करने वाले हम लोग आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 201वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं थोड़ा पेन का कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यदि आपको ठीक दिखे तो। ठीक है, बता देना मेरे को कौन सा ठीक रहेगा। ब्लैक ही ले लेते चलो। बी आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डीएनए और आरएनए से निर्मित होता है, क्या होता है निर्मित, वो यहाँ पे बताना है आपको। ये क्वेश्चन 201वां क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। डीएनए तथा आरएनए से निर्मित होता है। अब आपको मैं बता दूँ पहले तो, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, बताओ तो फिर। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल कह दो, एसिड कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है। तो ये तो डीएनए की हो गई। अभी यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि आरएनए की बता देता हूँ आपको। वैसे तो आपको सबको पता होगा ये आरएनए की क्या होती है। तो आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ किससे मिलकर बना होता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। तो एक तो होता है इसमें शर्करा, एक होता है इसमें शायद ऑप्शन में फास्फोजिन या फास्फोरिलीकरण होता है, एक क्षारक होता है। ठीक है, क्षारक होता है इसमें एक। तो ये दो ऑप्शन हमको जिस ऑप्शन में मिल जाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताइए, शर्करा फास्फेट किससे निर्मित होता है? आरएनए और डीएनए, वो बताना है आपको। बताइए। शर्करा फास्फेट तथा विटामिन से, शर्करा फास्फेट तथा क्षारक से, और न्यूक्लिक अम्ल विटामिन शर्करा से, शर्करा अमीनो अम्ल और फास्फेट से। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, क्षारक तो इसमें एक में ही आ रहा है और किसी में क्षारक नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए बता दूँ भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्षारक आपको देख लेना है, क्षारक इसमें एक में आ रहा है। और डीएनए इसका, डीएनए और आरएनए किससे निर्मित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेन का कलर थोड़ा जम नहीं रहा इसमें। ठीक है, इसका कलर क्या कलर, क्या करूँ इसका कलर? क्या होगा इसका कलर? ये ठीक रहेगा क्या? हाँ ये ठीक है। फिर भी इसकी मैं थोड़ा वो बता, लेंथ बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, भी ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले साइड में कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दिए गए नंबर्स पे आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 6377449372 पर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो करो सॉल्व। निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह होता है, क्या होता है? बताइए, निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह होता है। तो निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह यहाँ पर हो जाएगा FeMe और NiCu, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये पेन ठीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा। निम्न में से समबीजाणु क्या है? बताइए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी शॉर्ट ट्रिक में बताने की। टेरिडोफाइट होता है आपको, टेरिडोफाइट होता है आपका यहाँ पे, प्लस बीजाणु होते हैं। ठीक है, दोनों को, कुछ टेरिडोफाइट से आज बीजाणु को समान रूप से यहाँ पे आपके लिए। ठीक है,
तो टाइडोफाइट और जीवाणु विषाणु सॉरी टाइडोफाइट समझ जाना, और यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। सभी प्रकार के विषाणु समान प्रकार के होते हैं, सभी, है ना। तो सभी समान प्रकार के होते हैं और इनको ही समबीजाणु कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी यहाँ पे दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दो ऑप्शन में देख लेता हूँ। एक तो इसमें होगा सेलेजिनेला और एक होगा यहाँ पे सॉल्विया, ठीक है। दो होंगे और दोनों को अलग अलग रूपों में बांटेंगे, एक तो वृहद यानी कि बड़ा और एक सूक्ष्म यानी कि छोटा, ठीक है, जिन्हें विषम समबीजाणु कहते हैं, ठीक है। समझ रहा है कुछ? अरे टाइडोफाइटा और समान बीजाणु, सभी समान बीजाणु जिसे समबीजाणुता कहते हैं, इनमें तो होते हैं, एक तो सेलेजिनेला होता है, साल्विनिया होता है, ठीक है। साल्विनिया को भी हम लोग यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक तो वृहद होता है और एक सूक्ष्म होता है, और इन दोनों के लक्षण अलग अलग है, इसलिए विषम बीजाणु इन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे समझ? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। फसलें किन किन से प्रभावित होती है वो बताना है आपको। फसलें किन से प्रभावित होती है बताइए। 204वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो किससे प्रभावित होती है? सभी को पता है। हवा में N2 हो उससे, हवा में CO2 हो उससे, हवा में ऑक्सीजन हो उससे, या फिर हवा में ओजोन से? बताओ। तो ओजोन वाला नहीं होगा, ऑक्सीजन वाला नहीं होगा, हवा CO2 से नहीं होगी, यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हवा N2 से प्रभावित होती है। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पराग नलिका तथा परागकण में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं बताइए। पराग नलिका तथा परागकण में कितने अगुणित केंद्रक होते हैं बताइए। एक होते हैं, दो होते हैं, या फिर तीन होते हैं, या फिर चार होते हैं? बताओ फटाफट से बताओ। तो क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपको बताना है। तो पराग नलिका तथा परागकण में कितने अगुणित केंद्रक यानी केंद्रक होते हैं? तो अगुणित कह लो, केंद्रक कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो केंद्रक होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सही विकल्प, यहाँ पे हो जाएगा दो केंद्रक, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाँ, तो उससे पहले सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन नंबरों पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने एम्स की और यूपी BSc नर्सिंग, राजस्थान BSc नर्सिंग और अदर स्टेट के सभी के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। बर्नलाइजेशन निम्न का लक्षण है बताइए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि यहाँ पे जो है बर्नलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। यही होता है ना आंसर आपका, सबका क्वेश्चन यही होगा। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको दूंगा, तो उसके लिए हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा इधर, ठीक है। क्या था बर्नलाइजेशन, क्या है? तो वो होगा यहाँ पे आपके लिए किसी पौधे की या किसी पहले तो पौधा ही रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी पौधे की या फिर किसी के बीज की, पौधा बीज कुछ भी रख लो, या फिर किसी पौधे के बल्ब वगैरह उनको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी उपचार विधि द्वारा, किसी उपचार विधि, सभी नोट कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा कर लेते हैं हम लोग इधर। विधि द्वारा उसकी वृद्धि, एक मिनट यहाँ पे नहीं आएगा, और छोटा कर लेता हूँ मैं पेन थोड़ा। पौधे वल को किसी उपचार विधि द्वारा उसकी वृद्धि को रोकना, ठीक है। उसको कहते हैं आपके लिए यहाँ पे बर्नलाइजेशन, ठीक है। अभी इसका राइट आंसर बताओ। निम्न लक्षण कौन सा है बताओ बर्नलाइजेशन का। 206वां क्वेश्चन आपके सामने।
आप बोलते हो ना कि थोड़ा समझाते नहीं है, बताते नहीं है, तो मैं अभी साथ में लेकर चल रहा हूँ आपको। समशीतोष्ण क्षेत्र यानी कि सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, अभी बताइए, दिख रहा है अभी प्रॉपर? ठीक है, प्रॉपर ही दिख रहा होगा अब तो। उस घटना को पहचानो जो ऊतक केलर प्रबंधन में जड़ तथा शूट के निर्माण के समय होती है। विभेदन, अविभेदन, पुनः विभेदन, कायाकल्प। बताओ। उस घटना को पहचानिए जो ऊतक कैलस प्रवर्धन में जड़ तथा शूट के निर्माण के समय होती है। विभेदन होती है, अविभेदन होती है, या फिर पुनः विभेदन होती है, फिर कायाकल्प होती है। बताओ। तो ना तो वो विभेदन होगी, ना अविभेदन होगी, या कायाकल्प होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, पुनः विभेदन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा जैव भार में अवतरण सूची स्तंभ को प्रदर्शित करता है? बताओ। निम्न में से कौन सा जैव भार के अवतरण सूची स्तंभ को प्रदर्शित करता है? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, और कृषि क्षेत्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विकल्प इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पौधा उभयलिंगाश्रय नहीं है? साइकस का, पाइनस का, गेहूं का, या फिर सरसों का? भी क्लास लंबी हो जाएगी फिर बोलोगे आप लोग, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ फास्टली। ठीक है, कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर नंबर्स दिए गए उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ही रिसीव करूँगा, कोई अदर रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा पौधा उभयलिंगाश्रय नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले तो वो बताना है जो उभयलिंगाश्रय हो। बताओ। तो उभयलिंगाश्रय यहाँ पर आपका सरसों का हो जाएगा। सरसों का होगा ना? आता है या नहीं आता? गेहूं का होगा यहाँ पे आपका लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और बताना है, कौन सा होगा बताओ। तो जो पाइनस का होगा, पाइनस का भी यहाँ पर आपके लिए होगा। तीनों आपके लिए यहाँ पर होंगे। कौन सा नहीं होगा वो पूछा है, तो नहीं होगा आपके यहाँ पे साइकस। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा इसका, तो यही पौधा उभयलिंगाश्रय नहीं है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, बताओ। बीटी कपास निम्न में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है? बताइए। बीटी कपास निम्न में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है? एक पौधा कीटों के प्रति पूर्णतया प्रतिरोधी। इसे कम खाद की आवश्यकता होती है। ओके, बीटी कपास को। इसकी पत्तियां हानिकारक जीव के प्रति प्रतिरोधी होती है, लेकिन बीज कोश और वालवर्म के द्वारा नष्ट हो जाती है। बताइए। यह पादप निश्चित कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। बताइए। सारे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपके लिए यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी यह पादप निश्चित कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं। जमीन का उत्पादक हेक्टेयर एकड़ का परिणाम होना चाहिए। चावल के साथ भूमि की खेती, मूंग की दाल की खेती की तथा गेहूं की खेती, रोपण सेब के पेड़, और प्लेंटोनॉट। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के साथ पानी जलाशय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मूंगफली की दाल तथा गेहूँ स्टार्टिंग में लगा दिया था मैंने गलती से आंसर, लेकिन आपने पकड़ा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से जिस शैवाल की आइसक्रीम तथा जेली के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, उस शैवाल को बताना है जिसको आइसक्रीम में और जेली में प्रयोग किया जाता है। उस शैवाल को आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शैवाल है वो जिसको यहाँ पर आपके लिए आइसक्रीम में और यहाँ पर आपके लिए जेली में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बताना है थोड़ा। तो बताइए। आइसक्रीम में और जेली में जिसको प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। ठीक है, कौन सा होगा? जिलीडियम तथा क्रोलेरा, जिलीडियम तथा ग्रेसिलेरिया, कारा तथा स्पाइरुलिना, तथा क्लोरेला तथा स्पाइरुलिना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, कौन सा होगा बताइए। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक लिंगाश्रय स्थिति में आपका क्या अर्थ है? समान पादप पर नर तथा मादा जननांग संरचना, भिन्न पादपों पर नर तथा मादा जननांग संरचना। ये पुष्प की द्विलिंगी स्थिति होती है। समान पुष्प तथा पुंकेसर तथा अंडक पेस्ट, अच्छा नीचे नहीं है क्या, पेस्टिल। बताइए, एक लिंगाश्रय स्थिति में आपका क्या अर्थ है बताइए। तो विभिन्न पादपों में नर तथा मादा जननांग संरचना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे दिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक विदेशज आक्रामक जाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लेंटेना, पार्थेनियम और आइकोर्निया और ये होगा निलंबो, कमल यानी कि। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? निलंबो यानी कि कमल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर और आपको देना है इसका जवाब। बताइए, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। ये है C4 पादप और C3 पादप। ठीक है, यही है ना, कुछ यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर होने वाला है C4 पादप और यहाँ पर होने वाला है C3 पादप। ठीक है, यहाँ पर होने वाला है CO2। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। परागकण के बाह्य छोर में उपस्थित स्पोरोलेनिन का अपघटन निम्नीकरण किससे संभव है? बताइए। उच्च ताप से, निम्न pH पर, कुछ एंजाइम द्वारा अपघटन नहीं हो सकता। अपघटन नहीं हो सकता इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भ्रूणपोष निम्न में से किसके बीजों में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, शैवाल, टाइडोफाइटा। बताइए। तो भ्रूणपोष निम्न में से किसके बीजों में नहीं पाया जाता है? तो भ्रूणपोष ब्रायोफाइटा के बीजों में पाया जाता है, शैवाल के में पाया जाता है और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के में नहीं पाया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसका अविलाक्षणिक गुण है? शैवाल का, ब्रायोफाइटा का, नग्न बीज का या फिर आवृत बीज का? तो आवृत बीज इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस या ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों में से ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन के तुरंत बाद बीजांड में केंद्रकों की व्यवस्था होती है। 5 अगुणित, 1 द्विगुणित और 1 त्रिगुणित, 3 अगुणित, 2 अगुणित और 2 त्रिगुणित, 2 अगुणित, 3 द्विगुणित और 2 त्रिगुणित। यहाँ पर होगा 1 अगुणित, 3 द्विगुणित और 3 त्रिगुणित। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ फटाफट से। तो आप बोलोगे भैया इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अगुणित और 1 द्विगुणित और 1 त्रिगुणित। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। बताओ। 220 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? 20, 24 या फिर 34, 36? क्या होगा? तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा सनम, ये होगा यानी आपकी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मधुमक्खी द्वारा परागण होता है सूरजमुखी, सरसों, सेब या फिर ए और सी दोनों। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। 221 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है ना, वो बताना है आपको। बताओ कैसे होता है मधुमक्खी द्वारा परागण? तो भैया इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन ही मैंने पहले लगा दिया था। ए होगा इसका और सी होगा, ये नहीं होगा सरसों का। ठीक है, ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी ऑप्शन। 1 मिनट,
अभी पकड़ जा भाई ये। अच्छा, यहाँ से इसको हटाओ पहले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कितने विद्यार्थी इसमें इंग्लिश वाले हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे को बता देना कमेंट करके। वायु परागण के विषय में असत्य का चयन करें, क्योंकि मुझे तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा पसंद है। मैं भी खुद हिंदी मीडियम से ही हूँ तो उस हिसाब से मेरे को ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो भी होगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। यदि इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में भी हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, इसका बता दो फटाफट से। वायु परागण के विषय में असत्य कथन क्या है? संगत पुष्पक्रम, सुविकसित बहिर्मुखी पुंकेसर, अधिक व हल्के परागण, अंडाशय में कई बीजांड। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय में कई बीजांड। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने फ्रेंड्स उन सभी में ये वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, लाइक तो कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ वो 6377449372 पर मैसेज करके ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, भी आपको ये नंबर प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा पेन का बढ़ा देता हूँ लेवल। 6377449372। ठीक है, इन पर आपको करना है मैसेज और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे आपके लिए रोज़ नए नए मॉडल पेपर में डालता रहता हूँ। तो इसका बताइए फटाफट से। 223वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रकाश श्वसन में क्या न शर्करा न एटीपी का उत्पादन होता है? शर्करा बनती है, एटीपी बनते ही न कि शर्करा, और एटीपी व शर्करा दोनों बनते हैं। बताओ बताओ भाई ये क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न तो शर्करा और न ही एटीपी का उत्पादन। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मानव चाल तितली निम्न में से किसके द्वारा परभक्षी से स्वयं को बचाती है? दूषित गंध द्वारा, कड़वे स्वाद द्वारा, या फिर रंगों के विशिष्ट मिश्रण द्वारा, या फिर खुरदरी त्वचा द्वारा? तो आपको मैं बता दूं, कड़वे स्वाद द्वारा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और वी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। करेक्ट आंसर वी होगा इसका। ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी गलती से लग गया। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर वी होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस क्लास का आज, और लास्ट क्वेश्चन तो है ही। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत जल्द ही ई बुक यहाँ पे लॉन्च की जा रही है, और मतलब ई बुक अभी टाइप हो रही है। और आपके लिए ई बुक यानी उसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे मॉडल पेपर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भंडार मिलेगा आपको वहाँ पे। उनमें से बाहर जाने, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ खाली। ठीक है, बायोलॉजी में आपके लिए लेके आ रहा हूँ ई बुक। ठीक है, बायोलॉजी में आपके लिए आ रही है एक ई बुक जो कि बहुत जल्द रिलीज़ होगी। जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तो ई बुक आपके लिए यहाँ पे रिलीज़ कर दी जाएगी। और रिलीज ही नहीं, आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। मैं कोई चैनल का नाम नहीं लूँगा आपके सामने। ठीक है, कोई चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी चैनल्स को पीछे छोड़ने वाली ई बुक आपके लिए बहुत जल्द यहाँ पे लॉन्च कर दी जाएगी। मात्र कुछ ही चंद्र मात्र के, आप खुद बोलोगे ना, उस प्राइस में मैं यहाँ पे लॉन्च करूँगा। अभी उसमें खर्चा तो आएगा क्योंकि टाइपिस्ट भी अभी लगा हुआ है और टाइपिस्ट टाइप कर रहा है वो बुक, तो उसमें खर्चा आएगा। लेकिन बहुत जल्द आपके लिए ई बुक यहाँ पर लॉन्च करने वाला हूँ। उसकी प्राइस आप बोलोगे उस लेवल की रखी जाएगी। बिल्कुल ये इतना बोलना जो मेरे को भी ना करे और आपको भी ना करे, क्योंकि टाइपिस्ट ले रहा है कुछ, मैं बता दूँ उसमें कुछ आएंगे आपके लिए 280 पेज के या फिर 250 पेज के समथिंग आपके यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 280 पेज और या फिर 250। ठीक है, इन दोनों के रेशो में मैं आप पेज रखने वाला हूँ उसमें। और उसमें बुक का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होगा आपके लिए। एक पेज में 3 स्लाइड बनी होगी, तीनों स्लाइड यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए स्लाइड रहेगा। मतलब आपके लिए मैं बता दूँ, कम से कम उसमें आने वाले हैं बायोलॉजी के 2500 प्रश्न। 2500 प्रश्न मात्र आप बोलोगे उतनी प्राइस में रखूँगा। बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि आपको मतलब पैसों के लालच में कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन चिपका दो। बिल्कुल आप बोलोगे, आपको पहले मैं क्वेश्चन डेमो दिखाऊंगा और डेमो के माध्यम से ही आपको बताऊंगा
कि आपको वो बुक लेनी है, आपकी इच्छा है लेने की, तभी आप वो बुक लेना, नहीं तो। और ई बुक है तो आपको जो है निकलवाने का खर्चा नहीं रहेगा, आप फ़ोन में से पढ़ सकते हो वो ई बुक को कहीं भी बैठ के। यदि आप कहीं बाहर गए हो तो वहाँ पे भी आप बैठ के वो ई बुक की PDF खोल के आप लोग PDF फॉर्म में मैं आपको बुक दूंगा, ठीक है। PDF फॉर्म में आपको बुक मिलेगी और PDF में ही आपको, आप कहीं भी उसको पढ़ सकते हो। और मात्र नाम मात्र की प्राइस में मैं बुक दूंगा, लेकिन अभी वो बुक अभी टाइप हो रही है तो अभी टाइम लगेगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और बुक आएगी तब बात कर लेंगे। और तो हम लोग उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, निम्न में से कौन सा टैपिटम की विशेषता है। मैं 12th क्लास में पढ़ता था ना, तब मेरा एक ही जो है अच्छा लगता था मेरे को, टैपिटम। टैपिटम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे को लग रहा था उस टाइम 12th के टाइम पे। तो अभी आपको इसका राइट आंसर बताएं, निम्न में से कौन सी टैपिटम की विशेषता है। टैपिटम की विशेषता बतानी है आपको, बताइए। इसमें भोजन का संचय होता है? नहीं, ये तो होता ही नहीं है। और बहुपरतीय होता है? नहीं, ये भी नहीं होता। यह दीर्घी बीजाणु को पोषण प्रदान करता है? नहीं। ये बहुकेंद्रकीय होता है? जी हाँ, ये बहुकेंद्रकीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टैपिटम बहुकेंद्रकीय होता है, ठीक है। राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर। अभी चलते हैं, वीडियो करता हूँ एंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और आप भी बोलोगे कि 25 प्रश्न यहाँ पे कराए हैं आज मैंने, और 25 में से इसकी PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे सभी विद्यार्थी। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना दिया है मैंने और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप बना दिया है। तो जो भी विद्यार्थी अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है वो मेरे को मेरे नंबर्स पे मैसेज कर सकता है और मैं उनको अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जो चीज़ बॉयज़ के में आएगी वही गर्ल्स के में आएगी, जो गर्ल्स के में आएगी वही बॉयज़ के में आएगी, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ लड़के परेशान कर दे लड़कियों को, तो उनके लिए हमने अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तो लड़कियाँ ना सोचे कि ग्रुप में बॉयज़ परेशान करेंगे, तो आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप बना दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं किया हो तो, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। कैसी लगी बता देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर देना। तो जय हिंद साथियों।